जी अब लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। यार ये गर्मी हो जानी है, इधर स्टूडेंट ज्यादा है मेरा भाई, थोड़ा सा इधर होके बैठ जाए। अब चलते हैं हम चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमने कल लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 स्टडी किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 1। Azim and company have been auditors of Shahid Corporation Limited, a listed company for past many years. पिछले कई सालों में वो उसका ऑडिट करते रहे हैं। अच्छा, अगर पिछले साल का ऑडिट, जैसे अभी हमने जो चैप्टर 4 का क्वेश्चन किया था, पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया हो, इस साल हम अपॉइंट हुए हैं, हम ऐसे ऑडिट को कहते हैं इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट। और अगर पिछले साल भी हमने ऑडिट किया, इस साल रिकरिंग ऑडिट। अच्छा, कंसेप्ट पता था आपको? तो मुझे बताइए किस ऑडिट में रिस्क और प्रोसीजर ज्यादा होते हैं? इनिशियल ऑडिट में। और किस वजह से? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है क्लाइंट के बारे में। बिल्कुल ठीक। तो ये रिकरिंग क्लाइंट है। मुझे ये बताइए कि क्या रिकरिंग क्लाइंट के लिए एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर परफॉर्म होने चाहिए? हर साल होते हैं। हाँ, ये है कि नेक्स्ट ईयर में कम हो जाएंगे पहले साल की निस्बत, क्योंकि पहले साल आपको मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन दूसरे साल में पता होगा। लेकिन याद रखें, जो इंटेग्रिटी है ना, ये साल तो दूर की बात है, ये सुबह शाम में बदल सकती है। सुबह हो सके, शैतान भी तो हमारे साथ ही है ना, है ना, वो वर्गलाता रहता है। तो कभी हम उसको काबू कर लेते हैं, कभी वो हमें काबू कर ले। सुबह को हो सकता है हमने उसको काबू कर लिया और फजर की नमाज पढ़ ली, तो असर के टाइम पे हो सकता है वो काबू कर ले हमें और कहे सो जा भाई, अभी बड़ा टाइम है। तो याद रखिएगा, इंटेग्रिटी जो है ये साल नहीं दिनों में चेंज हो सकती है। रिस्क असेसमेंट वाले चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। इसीलिए स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि हर साल आपने मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करना है। अगर आपको रीपॉइंट भी किया गया है ना, तो आपने दोबारा मैनेजमेंट वो जो प्रोसीजर थे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर दोबारा, हाँ, निस्बतन कम हो जाएंगे क्योंकि बहुत सी अंडरस्टैंडिंग अब आपको मिल चुकी है, लेकिन परफॉर्म जरूर करने हैं। ये असूल ज़हन में याद रहेगा। आगे चलते हैं। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजर। आपको एंगेजमेंट मैनेजर अपॉइंट किया गया। ब्रीफली एक्सप्लेन द मैटर्स which you would consider while assessing the acceptance and continuance of client relationship. क्लाइंट का, अच्छा, इसमें किस लफ्ज से आपको एग्जाम में पता चलेगा कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है? एक्सेप्टेंस। ये पावर वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लें। हाँ जी। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन द मैटर। आप कौन से मैटर कंसीडर करेंगे? क्या सिर्फ मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी या अपनी कॉम्पिटेंस भी, या पिछले साल के सिग्निफिकेंट मैटर्स भी? सब करें। यानी ये बेसिकली वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर ही पूछ रहा है। फर्क सिर्फ ये है उसने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो मैटर्स का वर्ड यूज किया, प्रोसीजर का डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं किया। लेकिन याद रखें, सेम प्रोसीजर के साथ क्वेश्चन पूछे लाजमी नहीं है, सेम वर्ड्स के साथ क्वेश्चन पूछे लाजमी नहीं है। वर्ड डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट आपने मैच करना है। बताइए एक्सेप्टेंस के वक्त क्या करना चाहिए हमें? इसके अलावा पूरे ऑडिट में किसी और जगह डिस्कस हुआ है नहीं, तो इसका मतलब यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर। अच्छा, ये इसका स्टाइल है पुराना। ये जो मैंने आपको शायद बताया था कि कल के लेक्चर में, ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर पुराने वक्तों में ये पूछा करता था। अब जो लेटेस्ट उसका टेस्टिंग स्टाइल है वो क्या है? थ्रेड्स में पूछता है। अब ये देखिए 2008 का क्वेश्चन था। अब देखिए 2019 में किस तरीके से टेस्टिंग करा है। बताए, पहले बताए क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया? प्री कंडीशन नहीं, वो भी लिख सकते हैं, प्री कंडीशन वाला वो भी लिख सकते हैं। लास्ट वाला प्री कंडीशन फॉर प्रेजेंट होनी चाहिए, वो भी लिख दे, वो भी लिख दे। सोल्यूशन में नहीं लिखा हुआ, इसके लिखा होगा तो ठीक है। क्वेश्चन 2, योर फर्म हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट ए टेंडर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन एंगेजमेंट करंटली हेल्ड बाय अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसका मतलब क्या? ये इनिशियल ऑडिट का केस बन रहा है। अच्छा, कह रहा है हमें टेंडर जमा करवाओ, हमें टेंडर जमा कराओ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब कंपनी खुद से अप्रोच करती है ना हमें,
तो ऐसा नहीं है कि कंपनी किसी एक ऑडिटर से फर्म से कॉन्टैक्ट करती है। कोई भी कंपनी जिसने जिसने ऑडिटर को अपॉइंट करना हो वो 3-4 ऑडिटर से कोटेशन लेती। खास तौर पे ये रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज की। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें एक सिंपल रूल होता है, आपने कोई भी चीज बाय करनी है कम से कम 3 पार्टी से कोटेशन लेनी है। तो इस वजह से जब उन्होंने ऑडिट सर्विसेज भी हासिल करनी होती है ना, 3 पार्टी से कोटेशन लेते, इसे कहते हैं टेंडर। ये टेंडरिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के केस में तो लाजमी होती है, लेकिन जो दूसरी कंपनीज होती हैं नॉर्मली उन केस में नहीं होती। जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो बता देते हैं कि जी ये फर्म अच्छी है और उनसे इनफॉर्मली पूछ लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चूंकि एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चलती है इसलिए वहाँ पे टेंडरिंग प्रोसेस होता है। बहरहाल कह रहे रिक्वायर्ड, ये तो आपको पता चल गया कि ये एक्सेप्टेंस स्टेज के ऊपर खड़े हैं हम। रिक्वायर्ड ब्रीफली डिस्कस द सेफगार्ड दैट शैल बी अप्लाइड टू एलिमिनेट एनी थ्रेट्स और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल। ये समझ, कल बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि रिड्यूस या एक्सेप्टेबल लेवल, क्या हमें उसको खत्म एलिमिनेट करना जरूरी है? नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट एश्योरेंस लाजमी नहीं है। आप इतना कम कर दें कि वो मिनिमल हो जाए वो भी ठीक है। तो उसने दोनों अल्फाज यूज किए हैं, रिड्यूस भी, सॉरी एलिमिनेट भी और रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल। बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से, अच्छा इसमें अंडरलाइन किया मैंने सेफगार्ड्स को, फिर किया थ्रेट्स को। बजाय थ्रेट लिखूंगा तो उसके सेफगार्ड, ठीक है। एक मिनट मैं पहले बड़ा डिसीजन आपसे कर रहा हूँ फिर इसकी तरफ आता हूँ। ये अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिग्नल है। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन, भाई ये जो सेफगार्ड्स और थ्रेट्स है ना, ये तो चैप्टर 5 में भी है, चैप्टर 6 में भी है, चैप्टर 7 में भी है। एग्जाम में मैं चैप्टर 7 में ढूंढता रहा। हाँ, आप कहेंगे सर वो चैप्टर 7 में तो आफ्टर एक्सेप्टेंस वाले हैं, ये एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस वाले हैं। ये चैप्टर 7 में चैप्टर 5 में मिलेंगे। ये कौन, कैसे पता चला ये एट टाइम एक्सेप्टेंस, एट टाइम या बिफोर एक्सेप्टेंस एक ही बात है। कैसे पता चला? अल्फाज में लिखा है बिफोर एक्सेप्ट, इसको अंडरलाइन कीजिए। बिफोर एक्सेप्टेंस, इसने आपको बताया ये जो थ्रेट और सेफगार्ड के अल्फाज है ना, इन्होंने आपको बताया ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। 90% कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर 7 में है, 5% चैप्टर 6 में, 5% चैप्टर 5 में। तो थ्रेट और सेफगार्ड से पता चला कि 5, 6, 7 में से क्यों एक है। फिर आगे किस लफ्ज़ से पता चला कि चैप्टर 5 में जाए? फॉर एक्सेप्टेंस, शाबाश। अच्छा आप चले ये चैप्टर 5 पे आप पहुंच गए। अब अगला सवाल भाई ने कहा कि क्वेश्चन सर कह रहा है कि सिर्फ सेफगार्ड्स बताओ, और हाँ आप थ्रेट क्यों बता रहे हैं साथ? थ्रेट क्यों लिख रहे हैं? थ्रेट क्यों लिख रहे हैं? सुन ले, मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंट एरियाज में सेल्स में और परचेजेस में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे हैं? तो आप क्या लिखेंगे? पहले सेल्स की हेडिंग, उसके प्रोसीजर लिखेंगे, फिर परचेज की हेडिंग, उसके प्रोसीजर लिखेंगे, कि हेडिंग के बगैर ही लिख देंगे? क्यों लिखेंगे? कैसे पता, हेडिंग नहीं देंगे कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोसीजर सेल्स का है कौन सा परचेज का? ऐसा ही है। अगर थ्रेट एक ही होता ना तो मैं आपसे कहता थ्रेट मेंशन ना करो, लेकिन थ्रेट है 2। अगर हम डायरेक्ट सेफगार्ड लिख दे, खुद सोचें किसका है। इसीलिए क्या करना है, पहले हेडिंग देनी है थ्रेड की, फिर उसके बाद सेफगार्ड नहीं लिखना, वैल्यूएशन के पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा 4 नंबर है, ठीक है। फिर डायरेक्ट सेफगार्ड लिख दे, फिर डायरेक्ट सेफगार्ड। अगर 4 नंबर है, हाँ थ्रेड की हेडिंग देना लाजमी है, और फिर उसके बाद डायरेक्ट सेफगार्ड। फैक्टर्स टू वैल्यूएट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मार्क्स कम है, लेकिन याद रखें अगर मार्क्स ज्यादा होते ना तो मैं हल्फिया ये कहने को तैयार हूं
उसने नहीं बोला, मैं फिर भी फैक्टर्स लिखता। उसने नहीं बोला, मैं हल्फिया कहने को तैयार हूं। उसने पूछा है थ्रेट्स और सेफगार्ड, पूछे या ना पूछे, सिग्निफिकेंस सोल्यूशन का हिस्सा है। अगर मार्क्स जस्टिफाई करें, मार्क्स अगर मार्क्स कम है फिर हमने नहीं लिखना। लेकिन याद रखें, जब ये चैप्टर 7 पे पूछेंगे ना, पहुंचेंगे आप, तो उसमें 6-6 नंबर दिए होंगे एक एक सिचुएशन के, और 2-2 3-3 सिचुएशन होंगी। तो आपने क्या करना होगा, हर सिचुएशन में सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लाजमी लिखने होंगे। इसमें मार्क्स अगर 6 भी कर देता ना, 6, मैं आपसे सिग्निफिकेंस लिखवाता। आप बड़ा जोर लगाते हैं, आप कहते हैं सर नहीं पूछा उसने, हम क्यों लिखवा रहे हैं। नहीं पूछा, उसके बावजूद भी लिखना है। ठीक है जी। अकाउंटिंग का क्वेश्चन होता है ना, करते हैं, बाज़ औक़ात लिखा होता है क्लियरली शो वर्किंग्स, बाज़ औक़ात नहीं लिखा होता शो वर्किंग, हाँ फिर भी करते हैं, इधर भी करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो हमारा लाजमी हिस्सा होती हैं। भाई ये क्लियर हो गया? डो चलें खत्म। अच्छा 1:45 पे आपको पता है मस्जिद में अलग से जमात होती है, हमारे भाई ये जमात करवाते हैं, मैं भी रेगुलरली उधर 1:45 वाली जमात। क्लास का टाइम पूरा करना भैया। अच्छा ये टॉपिक डिसाइड करके आऊँ मैं, तो पढ़ाना है, पढ़ाना भाई ये भी तो मेरा फर्ज है, नमाज भी फर्ज है, ये भी दोनों पूरे करने हैं मैंने। ये थोड़ी है कि ये इधर से मिनट आ मैं भाई टाइम है 6 मिनट अभी हैं, ऑफिशियली 6 मिनट हैं, और ये 10 मिनट का कंसेप्ट है, और इसमें जरा सा मुश्किल भी आपको लगाना, जहां पे मुश्किल आप रोक लीजिए। और बताएं। अच्छा जितना टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना, एंड में बढ़ रहा है टाइम, शुरू करूँगे ना। अच्छा अब चुप करके ज़रा सुने, ये भाई इनको ज़रा जल्दी से छुरी फेर दें। मेरे कहने का मतलब है केक वे भाई के लिए, केक फ्रेंडशिप के, बल्कि क्लास के बाद आपने टीचर रूम में ना, कल कोई बच्चे आए थे वो कुछ मिठाई वगैरह लेके आए, भाई इकट्ठे बैठ के खाएंगे, ठीक है, केक भी उधर ही। बस कर दे भाई, आ जा, देख ले इतना ना तड़पा कर मेरा भाई, मुझे कुछ होने लगा। क्या क्या अच्छा अब आप एक दफा जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था ना, एक दफा उसमें सेफगार्ड को पढ़े, जरा नजर मारे और मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं एक सेफगार्ड बताए जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, सबसे अच्छा, तो कौन सा सेफगार्ड? प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिखना। तो आइए फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमने यही सीखना है, क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन। ये सेफगार्ड में सबसे अच्छा सेफगार्ड यही है भाई, बैठे बिठाए रेडीमेड खीर, सारी इंटेग्रिटी वो खुद बता देगा, सारे मसले खुद बता देगा, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है क्लाइंट के साथ वो भी खुद बता देगा, अगर कोई पेंडिंग फीस है वो भी खुद बता देगा, अगर इंटेग्रिटी का मसला है वो भी खुद बता देगा, अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन, वो भी खुद ही बता देगा, जो भी मसला हुआ वो भी बताए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, खुद काम ना करें, दूसरों से पूछ ले। दूसरों से पहली कोशिश खुद भी करना है, खुद भी करना है। मेरे भाई ने असाइनमेंट की है कल की, बता उसने प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिख के पूछ लिया है, वो कामचोर हो गया, और जिसने असाइनमेंट ही नहीं की, मर्जी है आपकी, कामचोर नहीं है, रिक्वायर्ड है। फिर से सुन लें, कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रीडिसेसर यानी प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन कैसे करनी है। जो हम प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिखते हैं, अच्छा ये प्रीडिसेसर ऑडिटर और है सक्सेसर ऑडिटर, थोड़े से मुश्किल अल्फाज है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसका इजी वर्जन इनकमिंग ऑडिटर और आउटगोइंग ऑडिटर यूज कर लूँ। चलें ठीक है, आपने जेब में रखना है इनकमिंग ऑडिटर का मतलब है नया, और आउटगोइंग का मतलब
पुराना, प्रीडिसेसर, प्रीवियस साइड, बट ठीक है। लेकिन याद रखें इनकमिंग ऑडिटर अभी आ रहा है, पॉइंट हुआ नहीं है, एक्सेप्टेंस स्टेज पे है। ये इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की स्टेज ध्यान में रखिएगा। इसने इस स्टेप से ये डिसाइड करना है कि मुझे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, अभी डिसीजन नहीं किया। तो ये समझ ले प्रपोज्ड ऑडिटर भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रपोज्ड ऑडिटर या इनकमिंग ऑडिटर। प्रपोज्ड ऑडिटर वो जो लेटर लिखेगा प्रीडिसेसर ऑडिटर को, उस लेटर का नाम है प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। स्टैंडर्ड की आदत है वो हर लेटर का एक नाम रखता है, एंगेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट लेटर, कंफर्मेशन लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। स्टैंडर्ड ने हर लेटर का, ताकि एक लेटर दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। तो यह है प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। इसे एनओसी लेटर भी बाज़ औक़ात कहते हैं। हाँ जी, लेकिन ये प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर ज़्यादा एग्जाम में, एनओसी प्रैक्टिस में यूज़ होता है। प्रोफेशनल ये इनिशिएट होगा इनकमिंग ऑडिटर की तरफ से। इनकमिंग ऑडिटर ने ये लेटर लिखना है किसको? प्रीडिसेसर ऑडिटर को। लेकिन लेटर लिखने से पहले क्लाइंट की इजाजत लेनी है। क्यों बोला? ऑब्टेन ए परमिशन फ्रॉम क्लाइंट। क्यों? कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि वो क्लाइंट के बारे में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा है। पहले क्लाइंट की इजाजत लेगा, फिर इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्लाइंट की इजाजत जरूरी होती है। इजाजत, अब आगे सुने, आगे पॉसिबिलिटी क्या है? या तो क्लाइंट इजाजत देगा या क्लाइंट इजाजत नहीं देगा। अगर क्लाइंट इजाजत ना दे, हम कहेंगे ऐसा क्लाइंट जिसने एक्सेप्टेंस से पहले ही स्कोप लिमिटेशन लगा दी, शुक्र है, बाद में लगाते तो विड्रॉ करना पड़ता। पहले तो अच्छा हो गया, शुरू में पता चल गया एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। क्लियर? लेकिन अगर क्लाइंट इजाजत दे दे, हमने क्या करना है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड कर देना है। जब सेंड कर दिया जाएगा उसके बाद ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है? या तो वो इजाजत देगा या इजाजत, अगर क्लाइंट रिफ्यूज कर दे तो क्या करना है? हमने एंगेजमेंट रिफ्यूज कर देनी है। क्लाइंट ने परमिशन रिफ्यूज की, एंगेजमेंट रिफ्यूज कर दी। हमने कहा ये तुम पहले से ही स्कोप लिमिटेशन इंपोज करना शुरू करें, हम एक्सेप्ट नहीं करते, फारग तुम। अगर क्लाइंट इजाजत दे दे, लेटर सेंड करना है, फिर उसके बाद तीन पॉसिबिलिटीज है। या तो जवाब आएगा और सब कुछ ओके होगा, या जवाब आएगा कुछ इश्यूज होंगे, या जवाब ही नहीं आएगा। अब सुने, अगर तो जवाब आ जाए, सब कुछ ओके हो, बिस्मिल्लाह कीजिए, एक्सेप्ट करें। अगर जवाब आए और कुछ इश्यूज हों, वो इश्यूज क्या हो सकते हैं? वो मैनेजमेंट के साथ कोई हो सकता है डिस्प्यूट हो, इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन हो, इंटेग्रिटी में कोई इशू हो, और कोई फीस आउटस्टैंडिंग हो, मैनेजमेंट फीस नहीं दे रही, प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस नहीं दे रही, ठीक है? तो ये इशू सामने आए। याद रखें, इशू सामने आए ना तो लाजमी नहीं कि आप इसको रिफ्यूज करें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप इसको एक्सेप्ट चाहे तो रिफ्यूज कर दें, अगर मसले मसाइल में नहीं पढ़ना चाहते रिफ्यूज कर दें। अगर आप समझते हैं नहीं आप मसले मसाइल हैं हल कर लेंगे तो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स लें, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लें। अगर कोई इनएप्रोप्रिएट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, अभी मैनेजमेंट के साथ एग्री कर लें, सर ये ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज, अभी करो। क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, आपका ख्याल है नहीं होती, अभी डिसाइड कर लो। अगर कोई फीस का इशू है, मैनेजमेंट से को भाई उसकी फीस दे दो, फिर हम एक्सेप्ट करते हैं। वो कहेंगे आपको क्या, उसकी फीस है? हम क्या नहीं, अगर आप उसकी फीस दबा सकते हैं आज, हमारे भी दबा, और अगर आज हम उसकी फीस को क्लियर करवाएंगे फीस के बगैर एक्सेप्ट नहीं करते। तो याद रखिए, इशू सामने आए लाजमी नहीं रिफ्यूज करें, आप चाहे रिफ्यूज कर लें चाहे एक्सेप्ट कर लें, लेकिन हाँ सेफगार्ड, यानी इन इश्यूज को एड्रेस करना है। कर लिया जी, और अगर रिप्लाई ही ना आया, अदर सोर्सेज इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक चीज में रखे, रिप्लाई क्यों ना आया, ये प्रीडिसेसर ऑडिटर की मर्जी नहीं होती, ये उसके लिए हमारे लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड लाजमी
कि इनकमिंग ऑडिटर ने आउटगोइंग ऑडिटर को लेटर सेंड करना है, और उसी तरह आउटगोइंग ऑडिटर के ऊपर भी लाजमी है उसने इसका जवाब देना, और जवाब में बिल्कुल सच सच बोलना। यहां तक बात समझ आ गई? देखिए कंसेप्ट का बड़ा हिस्सा, कोई इसमें मुश्किल चीज थी? अब ऐसे शुरू में चार। अब आगे चलते हैं। अब हम इनकमिंग ऑडिटर नहीं, अब हम क्या है, हाँ, हमारे ऑफिस में लेटर पहुंचा, इनकमिंग ऑडिटर्स ने कहा कि हम मुझे अपॉइंट करने चाह रहे हैं, इस क्लाइंट के बारे में कोई मसला है तो बता दें। अब सुन लीजिए, हमने फौरी तौर पे क्लाइंट से कांटेक्ट करना है और उससे पूछना है, बताए, परमिशन लेनी है। क्या करना है? क्यों भला? इसका मतलब बंदा पूछ रहा है तुम्हारा, बताइए। ये नहीं पूछना कि क्या बताएं, वो तो बताएं कि ना बताएं, ये क्यों? अच्छा, इससे बड़ा अहम असूल सामने आया कि हमारा क्लाइंट रहे या ना रहे, हम उसके ऑडिटर रहे या ना रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रहेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अमर है। वो कौन है? अमर है। वो कब्र की दीवारों तक हमारे साथ जाता है सच में। और वैसे भी किसी का राज रखना, किसी की बात हमें अगर पता है, किसी की कोई कमजोरी पता है, अगर हम उसके ऐब छुपाएंगे, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमारे, और दुनिया में भी हमारे ऐब भी छुपाएंगे अल्लाह ताला। हर बंदे में ऐब है ना, तो किसी दूसरे के ऐब बता तो मसाला लगा के फेसबुक के ऊपर स्टोरी लगा के छाप देनी चाहिए। हमारे फेसबुक की रीच बढ़ेगी, यूट्यूब पे व्यूज ज्यादा, लाइक्स आएंगे, टीवी के व्यूज बढ़ेंगे। ऐसे करना चाहिए कि ऐब को छुपाना चाहिए? छुपाना चाहिए, ठीक है, जाहिर नहीं करना चाहिए। इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, वो कहता है पर्सनल लाइफ में करो या ना करो, प्रोफेशनल लाइफ में क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपने किसी को डिस्क्लोज कर दी ना, आप हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ना रह सके। एक्सट्रीम केस बता रहा हूं, लेकिन ऐसे हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, इनकमिंग ऑडिटर भी देखें परमिशन ले रहा है, आउटगोइंग भी परमिशन ले रहा है। अब क्लाइंट या तो परमिशन देगा या नहीं देगा। अगर क्लाइंट हुआ ना दो मुंह वाला नाग, तो वो एक मुंह से इनकमिंग वाले को कहेगा परमिशन, और आउटगोइंग वाले को कहेगा खबरदार कुछ बताया तो। उधर से क्या कह रहा है, इधर से क्या कह रहा है? अब सुनिए, यहां से हमारा कंसेप्ट दो हिस्सों में गया। अगर आउटगोइंग ऑडिटर को क्लाइंट ने परमिशन दे दी तो क्या होगा, और परमिशन नहीं दी, अगर परमिशन दे दी तो फिर क्या होगा? तो वो सारे फैक्ट्स का जवाब दे देगा, सच सच बोलेगा, एग्जैजरेट नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। और अगर क्लाइंट ने परमिशन नहीं दी, जवाब तो फिर भी भेजेगा, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन जो पूछी थी वो नहीं बताएगा, बल्कि ये बताएगा कि मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, मुझे क्लाइंट ने मना कर दिया है। इनकमिंग ऑडिटर फिर सोचेगा, अच्छा ये क्लाइंट नहीं है, ये तो एक्सेप्टेंस से पहले ही स्कोप लिमिटेशन भी इंपोज कर रहा है और इसकी इंटेग्रिटी में भी डाउट है। ये इधर कुछ और बात करता है, उधर कुछ और करता है, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये था जी कंसेप्ट। कोई प्रॉब्लम है? बस इतना सा, ये शोर ना मचाते तो 3 मिनट पहले हो जाते। बस सारा हो गया, बाबा ठीक है, हो गया। ये आज का असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।